चलो अभी एकदम ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, ठीक है। चलिए, कल हमने शुरुआत किया था जैव अणु नामक चैप्टर, और इस चैप्टर में हमने सीखा था कि जैव अणु क्या होता है, जीवन यापन करने के लिए आवश्यक अणु क्या कहलाते थे, जैव अणु। इन जैव अणुओं में महत्वपूर्ण हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, हार्मोन, है ना। ये सभी चीजें होती है जो जैव अणु के रूप में हमारे शरीर में इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जैव अणु हमने पढ़ा क्या, कार्बोहाइड्रेट। हमारा शरीर अधिकतम ऊर्जा किस मात्रा में ग्रहण करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि उसका नाम कैसे पढ़ा, ठीक है, उसका जनरल फार्मूला क्या था। और सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भी तो आपने पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कितने प्रकार का हुआ करता था, 3। कौन कौन, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, है ना। तो चलो ध्यान से, सबसे पहला जो सैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट था वो कौन था। तो आज का हमारा टॉपिक है मोनोसैकेराइड। आज हमें पढ़ना है मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ना है। तो चलो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब बताओ मोनोसैकेराइड की परिभाषा कितने बच्चों को याद है। मोनोसैकेराइड क्या होते थे, ऐसे सैकेराइड जिन्हें जल अपघटित करने पर वो और छोटे सैकेराइडों में या कार्बोहाइड्रेटों में नहीं विघटित होते थे, उनका अस्तित्व बना रहता था। ऐसे सभी सैकेराइड क्या कहलाते थे, मोनोसैकेराइड। इनका मुख्य उदाहरण आपने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो आज हम इन्हीं मोनोसैकेराइडों को पढ़ेंगे। अब ध्यान समझिए, मोनोसैकेराइड को भी 2 तरीके से बांटा जा सकता है। देखो, मोनोसैकेराइड छोटे अणुओं में तो नहीं टूटेंगे, लेकिन इनमें मुख्य श्रृंखला मैंने आपको बताया था। जैसे ग्लूकोज में मुख्य श्रृंखला किसको बताया गया था, बताइए। ग्लूकोज में मुख्य श्रृंखला किसको बताया गया था, एल्डिहाइड को। और फ्रक्टोज में मुख्य श्रृंखला किसको बताया गया था, कीटोन को। यानी इसमें मुख्य श्रृंखला के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 2 प्रकार का होता है। यानी मुख्य श्रृंखला या तो क्या हो सकता है, एल्डिहाइड CHO, और या तो मुख्य श्रृंखला हो सकता है कीटोन, यानी कौन, CO, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं। अब चलिए, इसी के आधार पर अगर हम मोनोसैकेराइडों को बांटते हैं तो मैं यहां लिखता हूं कार्बन का नाम, ठीक है। यहां लिखता हूं कार्बन की संख्या, और यदि यह एल्डिहाइड समूह हुआ तब इसको क्या बोलेंगे, और यदि यह कीटोन समूह हुआ तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमें सीखना है। तो मिनिमम 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड पाया जाता है, मिनिमम 3 कार्बन का। उससे अधिक 4, 5, 6, 7 कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसमें कार्बन की संख्या, कार्बोहाइड्रेटों में कार्बन की संख्या कम से कम 3 या ऐसे 4, 5, 6, 7 तक हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, आप जानते हो 3 को बोला जाएगा, यहाँ पर देखो मैथ है तो प्रूफ झूठ में मत जाना, वो IPSC नामकरण है, ठीक है। यहाँ जब कोई समूह 3 बार आता था तो आप क्या बोलते थे, ट्राई। 4 बार आता है तो क्या बोलते हो, टेट्रा। 5 को क्या बोलते हो, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा बोलते हो ना। अब चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट है तो इनके लास्ट में आपको ओस शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ओस। तो हम इसे ट्राई और ओस को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है ट्रायोस। क्या हो जाता है, ट्रायोस। ऐसे ये क्या बन जाता है, टेट्रोस। ये क्या बन जाता है, पेंटोस। ये क्या बन जाता है, हेक्सोस। और ये क्या हो जाता है, हेप्टोस। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। अब हाँ, हेप्टोस। अब यदि अगर यह एल्डिहाइड है तो आपको इसमें कौन सा शब्द जोड़ना है, एल्डो। क्या जोड़ना है, एल्डो। बाकी जो है 3 कार्बन के लिए क्या कहोगे, ट्रायोस। और यदि कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह है तो इसे कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, कीटो। हाँ बिल्कुल, ऑक्सो भी कह सकते हैं। तो समझ पा रहे हो, एल्डो ट्रायोस या कीटो ट्रायोस। ऐसे ही बताओ, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो हम इसे क्या बोलेंगे। आपने 5 कार्बन के लिए क्या लिखा होगा, एल्डो पेंटोस। और यहां पे क्या लिखा होगा, कीटो पेंटोस। इसके लिए आपने 6 कार्बन के लिए क्या लिखा होगा, एल्डो हेक्सोस।
और इसके लिए आपने लिखा होगा कीटोहेक्सोस। और इसके लिए आपने जो भी लिखा होगा क्या है, एल्डोहेक्टोस। और इसके लिए है कीटोहेक्सोस। हो गया। अच्छा बताओ कितने मोनोसेकेराइड आपको पढ़ने हैं, कौन कौन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फार्मूला और फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12O6। दोनों का फार्मूला सेम है। हाँ, ये क्या है, ग्लूकोज, और ये कौन है, फ्रक्टोज। अब एक बात बताइए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मोनोसेकेराइड हैं और 3 से 7 के बीच में ही हैं। तो बताइए हम ग्लूकोज को इसमें से कौन सा नाम दे सकते हैं? क्या नाम होगा ग्लूकोज का? 6 कार्बन है ना ग्लूकोज में, 6 कार्बन और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। तो बताओ क्या नाम हो सकता है इसका? कोई डाउट? ऐसे ही फ्रक्टोज का बता दूं। हाँ, तो फ्रक्टोज के लिए क्या रहेगा? हाँ, क्योंकि कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ये पूरा नोट हो गया क्या? बढ़े आगे। होता है, हो गया। चलिए, तो ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ग्लूकोज जो है मुख्य रूप से मीठे फल में मिलता है, शहद में मिलता है, और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखो, मीठे फल में भी कौन सा मीठा फल? पका हुआ अंगूर। कौन? पका हुआ अंगूर। ये सबसे अच्छा स्रोत है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से सबसे अच्छा स्रोत है ग्लूकोज का, तो कौन रहेगा? पका हुआ अंगूर। हाँ, सभी मीठे फलों में मिलेगा, लेकिन पके हुए अंगूर में इसकी मात्रा अधिक होगी। ठीक है। हाँ, अरे तो अंगूर भर दे मतलब अंगूर ही रहे। ठीक है। हाँ, चलो, शहद में भी अच्छी खासी मात्रा इसकी मिलती है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ मिलता है? पके हुए अंगूर में मिलता है। ठीक है। इसका सूत्र क्या है? C6H12O6। एक बात और देखिए, किसी भी यौगिक का जो सूत्र निकाला जाता है, ठीक है, आपने कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, 11वीं में पढ़ा होगा, जो है मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है। तो मूल अनुपाती सूत्र प्रकृति में उनका जो तत्व है उनकी प्रतिशत के आधार पर मूल अनुपाती सूत्र निकाला जाता है। ठीक है। तो इसके मूल अनुपाती सूत्र से पता चला है कि इसका फार्मूला जो होगा वो यही रहेगा। प्रतिशतता के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब C6H12O6 की कई संरचनाएं बन सकती हैं, तो इसमें ग्लूकोज की संरचना कौन सी है? वास्तव में ग्लूकोज में कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए विशेष परीक्षण किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि ग्लूकोज को हम कैसे बनाएंगे, अर्थात इसके विरचन की क्या कोई विधि है? विरचन की विधि। ठीक है, तो ये हमें अभी पढ़ना है। फटाक से हेडिंग बनाइए तो विरचन की विधियां, ग्लूकोज को कैसे कैसे बनाया जा सकता है, ग्लूकोज को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, ग्लूकोज को 2 विधियों से बना सकते हैं। सबसे पहला जो विधि है वो है सुक्रोज से। सुक्रोज के माध्यम से ग्लूकोज को बनाया जा सकता है। सुक्रोज के माध्यम से कैसे बनाएंगे? सुक्रोज का फार्मूला पता है? C12H22O11। जब इसका जल अपघटन करवाते हैं तो समान मात्रा में ग्लूकोज और समान मात्रा में फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ये कौन है? ये सुक्रोज है, ये आपका जल है, ये ग्लूकोज है। क्या नाम है? ग्लूकोज। और ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज है। यहाँ आपको अम्लीय माध्यम देना पड़ेगा, ध्यान देना है। ठीक है, अम्लीय माध्यम मैंने H+ लिख दिया हुआ है। तो जब सुक्रोज का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है तो समान मात्रा मतलब 50% आपका ग्लूकोज बनेगा और 50% फ्रक्टोज। एक बात ध्यान दो, इस एग्जाम में आ गया
ग्लूकोज बनाने की विधि बताइए। या एग्जाम में आ गया फ्रक्टोज बनाने की विधि बताइए। तो चाहे ग्लूकोज बनाना हो या फ्रक्टोज बनाना हो, विधि आपको यही लिखना है, क्योंकि इसमें कौन कौन बन रहा है, दोनों बन रहे हैं और समान मात्रा में बन रहे हैं। ठीक है, तो 50% ग्लूकोज भी बन रहा है, 50% फ्रक्टोज भी बन रहा है। एक तीर दो निशाने का काम करता है ये, मतलब एक ही एग्जाम्पल आपका दो जगहों पर काम आ सकता है। ग्लूकोज को बनाने की विधि भी यही है और फ्रक्टोज को बनाने की भी विधि यही रहेगी। बोलो कोई डाउट है? तो पहली विधि क्या है, सुक्रोज को जल अपघटित करवा दें, अम्लीय माध्यम में ग्लूकोज बन जाएगा। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है स्टार्च के माध्यम से भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, स्टार्च के माध्यम से भी इसको बना सकते हैं। स्टार्च का फार्मूला क्या है, C6H10O5, इसका होल N, इसको बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, अब स्टार्च का अगर हम जो है जल अपघटन करवा दें N मोल से, तो ये आपस में जुड़कर पुनः अपघटित हो जाएंगे और जो है बना लेंगे ग्लूकोज। यह केवल और केवल ग्लूकोज ही बनाता है। C6H12O6 केवल और केवल क्या बनाता है, ग्लूकोज। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान समझिएगा। औद्योगिक स्तर पर जब ग्लूकोज बनाया जाता है, मतलब उद्योगों में जब बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, तो ये सेकेंड मेथड का ही प्रयोग किया जाता है। स्टार्च के माध्यम से ही ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या प्राप्त हुआ है, ग्लूकोज प्राप्त हुआ है। ठीक है, जबकि सुक्रोज से अगर हम बनाएंगे तो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी मिलेगा और तब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग करना पड़ेगा और फैक्ट्री में तब क्या हो जाता है, काम बढ़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। और जब उसका काम ही महंगा होगा तो बिकेगा भी महंगा, तो कोई लेगा नहीं। इसीलिए उद्योग स्तर पे स्टार्च के माध्यम से बनाया जाता है, एक ही बार में सीधा क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज। समझ गए? तो औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण किससे किया जाएगा, स्टार्च से किया जाएगा। यन का मतलब ये इतने टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है यन का मान। ठीक है, हाँ, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लेना है और उतना ही मोल वहां बनेगा। ठीक, इसलिए होल यन लिखा गया है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे। 2 विधियां हैं केवल ग्लूकोज को बनाने का सिलेबस में। इसमें थोड़ा कंडीशन नोट कर लीजिएगा। H+N की सांद्रता मतलब यहाँ पे दिखानी है आपको, मतलब कोई अम्ल मिलाना है। 393 केल्विन का टेम्परेचर, 2 से 3 ATM का वायुमंडलीय दाब भी रहना चाहिए। ये कंडीशन रहता है औद्योगिक स्तर पर स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का। हो गया? चलिए ध्यान से पढ़िए और एक बार में ऐसे पढ़िए, दोबारा इसको रिवाइज करने की आवश्यकता ना हो किसी को भी। ठीक है, और बहुत सरल जो है चैप्टर भी है। ध्यान से अगर केवल आप सुन लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बहुत हार्ड फार्मूले भी नहीं है, बहुत जो है टिपिकल सवाल नहीं रहेगा, आसानी से इसको आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समराइज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, जैव अणु पढ़ रहे हो बार बार। जैव अणु में हम जो है कार्बोहाइड्रेट को पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने सीखा कि ये मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड टाइप का हो सकता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। मोनोसैकेराइड के बारे में हमने देखा कि यह कार्बन 3 से कार्बन 7 तक का सैकेराइड हो सकता है। ठीक है, और मोनोसैकेराइड कौन होते हैं, जो जल अपघटित करने पर टूटते नहीं है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, मोनोसैकेराइड। इनकी संख्या 3 कार्बन से 7 कार्बन तक हो सकती है। अगर इनमें मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है तो इनके कार्बन के नाम में एल्डो शब्द जुड़ जाता है, और अगर मुख्य क्रियात्मक समूह कीटो होता है तो कार्बन के नाम में कीटो शब्द जुड़ जाता है। अब अगर हम बात करें कि हमारा ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का एल्डिहाइड है, 6 कार्बन है, तो हम क्या कहेंगे, एल्डो हेक्सोस। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें फ्रक्टोज पढ़ना होगा तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन रहेगा, कीटोन, तो हम कहेंगे क्या, कीटो, और 6 कार्बन को कहते हैं हेक्सोस। ठीक है, तो ये इसका नामकरण हो गया। अब चूंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्यों दिया गया है, क्योंकि मोनोसैकेराइडों में या कार्बोहाइड्रेटों में मुख्य रूप से ऊर्जा हमें ग्लूकोज के माध्यम से ही प्राप्त होती है, इसीलिए हमें ग्लूकोज को जानना आवश्यक है। शरीर के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। एक बात बताइए, क्या आपका शरीर स्वयं से ग्लूकोज बना सकता है, बताइए, क्या आपका शरीर स्वयं से ग्लूकोज का उत्पादन कर सकता है, तो इसका उत्तर है नहीं। ग्लूकोज का अगर उत्पादन हमारा शरीर स्वयं करता तो हमें बाहर से इसको लेने की आवश्यकता नहीं होती।
ये पेड़ पौधों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं और हम उन्हीं पर निर्भर हैं। उन्हीं से उत्पादित भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं और वहां से हमें जो है ये आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो हमें पता चला कि मुख्य रूप से ग्लूकोज मीठे फल में और शहद में मौजूद होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? पका हुआ जो अंगूर है उसमें सबसे ज्यादा ये होता है। इसका जनरल फार्मूला जो हमें प्राप्त हुआ है वो कौन है? C6H12O6 है, ठीक है। अब हमने देखा कि इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाने की दो विधियां हैं। एक तो इसको सुक्रोज के माध्यम से बनाया जा सकता है और दूसरा स्टार्च के माध्यम से भी बनाया जा सकता है। सुक्रोज में क्या कराना है? जल अपघटन कराना है। स्टार्च में भी जल अपघटन कराना है। सुक्रोज में आपको अम्लीय माध्यम रखना होगा, स्टार्च में अम्लीय माध्यम के साथ में आपको 393 केल्विन का टेम्परेचर, साथ में 2 से 3 वायुमंडलीय दाब का प्रेशर भी देना होगा। अब स्टार्च में फायदा यह है कि आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज, जबकि सुक्रोज के साथ क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बन जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने केवल इतनी ही बात कवर कर ली है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो ग्लूकोज का फार्मूला प्राप्त हुआ है C6H12O6, इसमें कौन क्रियात्मक समूह? जैसे भी मैं बोल रहा हूं कि इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइड है। कैसे पता चला कि एल्डिहाइड है? ठीक है, इसकी संरचना मैं आपको बनाना सिखा दूं। सभी लोग ग्लूकोज की संरचना बनाना सीख लेंगे और ये संरचना कैसे प्राप्त हुआ है इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है ग्लूकोज की संरचना। फटाक से हेडिंग बनाओ। ग्लूकोज की संरचना, चलिए ग्लूकोज की संरचना को समझिए। हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या है? C6H12O6। इसको कहीं कहीं ऐसे दिखाया जाएगा CHOCHOH का होल 4, फिर रहेगा CH2OH, या कभी कभी हमें ये ऐसे दिखाया जाएगा, इस तरीके से आपको ऐसे, और यहाँ सबसे ऊपर CHO लगाया जाएगा और सबसे नीचे CH2OH लगाया जाएगा और बीच में से 4 सीढ़ियां बना दी जाएंगी, ठीक है। 4 सीढ़ियां बना दी जाएंगे। ध्यान समझना, ये वाला संरचना एकदम ध्यान से सब लोग बनाना सीखो। सबसे पहले क्या किए? एक सीधी लाइन खींचे, सबसे ऊपर CHO, सबसे नीचे क्या है? CH2OH, बीच में 4 सीढ़ियां बना देनी है। ये आपका नंबर 1 का कार्बन हो जाता है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और ये छठवां। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस इसमें आपको याद करना है कि जो 3rd नंबर वाला कार्बन है, इसी में देखो सभी कार्बन पे जो बीच में है ना, सब कार्बन पे OH जुड़ा है। कौन जुड़ा है? OH। लेकिन जो 3rd नंबर वाला कार्बन है, इसमें OH किस साइड रहना चाहिए? लेफ्ट में। बाकी सभी OH को कहाँ लगाना है? राइट साइड में। सभी OH को राइट साइड में लगाना है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें इतने सारे OH आ रहे हैं, हम किसी भी OH को, एक ही कार्बन से 2 OH हमने कहीं पर जोड़ा क्या? नहीं जोड़ा है, ठीक है। केवल एक ही OH जोड़ा है, बाकी जहां पर कमी है वहां क्या लगता है? H लग जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक ही कार्बन पर 2 या 3 OH नहीं दिखाया गया है, ठीक है। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है अभी हम देखेंगे इसकी संरचना में। और अगर होता तो क्या होता आप लोग बताइए? अगर एक कार्बन पर 2 OH जुड़ता था तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते थे आप लोग? तुरंत उसमें से H2O क्या हो जाता था? निकल जाता था। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पर एक से अधिक OH स्थायी नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? अस्थायी होता है। क्लियर हुई बात? तो आपको ग्लूकोज की ये 3 संरचनाएं मिलेंगी। फाइनल संरचना ये है और इसी संरचना को हमें पढ़ना है कि ये संरचना कैसे प्राप्त हुआ है। हमें कैसे पता कि कार्बन नंबर 1 पर ही CHO है? हमें कैसे पता कि बाकी के जो बीच में 4 OH हैं, मतलब ये इसी तरीके से जुड़े रहेंगे? लास्ट वाला CH2OH। अच्छा बताओ, लास्ट वाला जो 6 नंबर वाला कार्बन है, OH जुड़ा हुआ है ना, एल्कोहल है OH, इसकी डिग्री क्या है? डिग्री बता सकते हो? 6 नंबर वाले कार्बन की डिग्री क्या है? हाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो जितने कार्बन से जुड़ेगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो डिग्री क्या है? ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें और कोई एल्कोहल है क्या जिसकी डिग्री 1 हो? इस संरचना में कोई और एल्कोहल है जिसकी डिग्री 1 है? नहीं है ना। तो 1 डिग्री वाला OH वाला कार्बन यही रहेगा इसमें, ठीक है। बाकी एल्डिहाइड, और बीच में जितने हैं बताओ, अच्छा इनकी डिग्री क्या है? बीच में जितने कार्बन है अल्कोहल वाले, उनकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है ना। अरे भाई तुम लोग बहुत बढ़िया पढ़ते हो। तो थोड़ा देखो यहाँ पे, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन ऊपर एक कार्बन से और नीचे एक कार्बन से, कितने कार्बन से जुड़ा? तो कैसे कह दिए 1? कितनी डिग्री होगी इसकी?
हाँ, तो ये भी 2 डिग्री वाला है, ये भी 2 डिग्री वाला है, ये भी 2 डिग्री वाला है, और ये भी। तो 4 कार्बन तो 2 डिग्री वाले होंगे, और ये वाला क्या होगा, 1 डिग्री वाला, और एक ऊपर देख रहे हो CHO ही है, खुद ही क्रियात्मक समूह मुख्य। ठीक है, तो ये इसकी संरचना होती है। चलो अब स्पष्ट करते हैं ग्लूकोज की संरचना, ये वाला हमें कैसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे फटाक से। चलो एक काम करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है, तो आज हम लोग जो है ग्लूकोज की संरचना हम कल देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक इसको रख देते हैं। ठीक है, स्टॉप।